अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सूडान एक ऐसा बदनसीब मुल्क है जिस मुल्क की अपनी ही मुसल्लह अफवाज जो कि उस मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए बनी होती है, अपने ही मुल्क में जो रेप है उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती आ रही है। जो अपने ही मुल्क के लोग हैं उनकी मास किलिंग कर रही है, बेदरेक कत्लेआम उनका करने में लगी हुई है, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है उसमें मुलविस है। और ना सिर्फ ये कि पहले तो ये जो उनकी अपनी ही यानी कि सूडान की जो अपनी अफवाज है वो मिल के ये सब जुल्म बर्बरियत अपने ही लोगों के खिलाफ करने में लगी हुई थी। अब यही जो फोर्सेस है आपस में लड़ पड़ी है, दो जर्नैलों की, दो मुख्तलिफ फोर्सेस की आपस में लड़ाई हो चुकी है। और जिसके नतीजे में दोबारा से बदनसीबी किसके हिस्से में आ रही है वो है सूडान के लोग। लड़ तो ये दोनों रहे हैं लेकिन फिर से जिसको कीमत चुकाना पड़ी है वो सूडान के लोग हैं। तो आखिर जो अभी सूडान इस स्टेट में कैसे पहुंच चुका है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो भी चीख रहा है, वो भी वार्निंग दे रहा है कि जो ये लड़ाई जो जारी है सूडान के अंदर, जो कन्फ्लिक्ट है, इसको अगर रोका ना गया, इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो सूडान के अंदर भूख से ही लोग इतने मर जाएंगे कि उन्हें मारने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आखिर सूडान को इस स्टेट में किस तरह पहुंचा दिया गया है, इसको समझने के लिए अब हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सूडान की तारीख की तरफ, इसकी क्रिएशन की तरफ। तो सूडान की क्रिएशन से पहले जो सूडान है एक रूल के अंडर रहा है जिसको एंग्लो इजिप्शियन सूडान कॉन्डोमिनियम के नाम से जाना जाता है। और ये कब से कब तक रहा, तो ये 1899 से 1956 तक सूडान के ऊपर रहा। और सूडान के ऊपर जब तक ये यानी कि इनका रूल रहा, प्रैक्टिकली तो जो ब्रिटिश था उसके इफेक्टिव जो इन्फ्लुएंस है उसको जो नहीं कह लेके सपोर्ट करने के लिए ये रूल रहा है। और जो इजिप्ट है उसका हिस्सा सिर्फ लिमिटेड पावर, लिमिटेड इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी की सूरत में ही सूडान के अंदर मौजूद था। तो ये जो रूल है ये किस तरह ख़त्म हुआ कि जब एक इजिप्ट के अंदर एक इनकलाब आता है जिसको लीड कर रहे होते हैं जमाल अब्दुल नासिर, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीलॉग बनाया हुआ है कि ये शख्स कौन है और अरब के अंदर इसने कैसे इनकलाब बर्पा किया। और इसी से इंस्पायर हो के जो यमन के अंदर एक सिविल वॉर का आगाज़ होता है, इस बंदे की जो कह ले के एक आइडियोलॉजी होती है, अरब के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराता है अपनी आइडियोलॉजी को। और किस वजह से इसकी आइडियोलॉजी इतनी कामयाब होती है या लोग उससे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि ये जो इसराइल है और ब्रिटेन है इन दोनों को उस वक्त नाकोचने चबा देता है जब स्विस कनाल वार होती है। ये उसमें जो ये फतेहयाब उभरता है, हालांकि जो ये ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, इसराइल होता है, ये मिलके हमलावर हो जाते हैं। स्विस कनाल की जब ये नाकाबंदी बंदा कर देता है जमाल अब्दुल नासिर, जब ये लीडर बन के उभरता है। लेकिन जब ये फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट चल रही होती है तो एक जो ये प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं उसमें जमाल अब्दुल नासिर इसको लीड कर रहा होता है, दूसरा मोहम्मद नजीब होता है। ये दो बंदे जो है मिलके इस फ्री ऑफिसर मूवमेंट को लीड करते हैं किंग फारूक के खिलाफ, यानी कि ये एक कू की सूरत में मूवमेंट होती है। और जो आखिरी जो मिस्र के किंग होते हैं किंग फारूक, उनका तख्ता ये उलट देते हैं। और इसके बाद जो जमाल अब्दुल नासिर है ये आके लीड संभालता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है इसकी कह ले के लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, प्रोमिनेंट फिगर होता है। और फिर मैंने आपको बताया स्विस कनाल में भी ये बड़ा किरदार अदा करता है। वो अलग बात है कि ये बहुत जवानी में ही फोत हो जाते हैं, तकरीबन 52 साल की उम्र में जाके। खैर अब हम आगे चलते हैं कि जब ये एक मूवमेंट की सूरत में जो इजिप्ट है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है तो फिर ये डिमांड करता है कि सूडान के अंदर से ब्रिटिश जो इन्फ्लुएंस है ये ख़त्म हो और हम भी अपना जो पाँव है वो पीछे निकालते हैं सूडान से और सूडान को इंडिपेंडेंस देते हैं। तो ये फोर्स करता है सूडान की इंडिपेंडेंस के लिए। और फिर 1 जनवरी है 1956 उसमें जाके जो सूडान है वो अपनी इंडिपेंडेंस गेन करता है। लेकिन इस वक्त आप सूडान का नक्शा देखें तो उधर सिर्फ सूडान आपको नज़र नहीं आता, उसमें साउथ सूडान भी आपको नज़र आएगा। अब ये क्या है और ये कैसे हुआ, तो ये सूडान के अंदर ही से जो साउथ सूडान है उसको सेपरेट करके जो 2011 के अंदर एक और रियासत बना दी गई है। ये किस वजह से अब हुआ है, अब इसकी तारीख ये है कि जो सूडान है बेसिकली इसकी जो यानी कि समझ ले कि शुमाली सूडान है और ये जो साउथ सूडान जो जनूबी सूडान अभी नक्शे पे आपको नज़र आ रहा है, इनकी आपस में 30 साल तक एक सिविल वॉर जारी रही है। 1980 से ये लड़ाई शुरू हुई है और इसके नतीजे में जाकर ये क़याम में आया है जो जनूबी सूडान है। और क्यों ये लड़ाई होती रही है, वो इस वजह से कि जो एक तरफ से जो शुमाली सूडान है और जो जनूबी सूडान है इनका
इनका रिलीजन, एथनिसिटी, इनका जो कल्चर है या इनका जो आप समझ ले कि जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स है, चारों चीज़ें ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो किस वजह से कि जो शुमाली सूडान था, यहाँ पे अरब मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी और वो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, जबकि जो ये था जनूबी सूडान, इसके अंदर जो लोग थे, यहाँ पर एक ग्रुप था बेसिकली सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट एंड आर्मी। जो ये ग्रुप था ये मेजोरिटी था, जो बना हुआ ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियन से बना हुआ था और ये ट्रेडिशनल जो अफ्रीकन रिलीजन है उसको फॉलो करते थे। ये यानी कि जो मुल्क है ये अफ्रीका के खिते के अंदर आता है, जो ट्रेडिशनल रिलीजन था अफ्रीका का, इसलिए ये लोग उसी को फॉलो करते थे और ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियंस थे। इस वजह से इनका रिलीजन, इनकी जो इकनॉमिक्स है, क्योंकि इस्लाम तो आपको पता है इकनॉमिक्स वगैरह ज़िंदगी के हर शोबे में बाकियों से मुख्तलिफ है, तो इतनी जो कह लें कि डिफरेंस होने की वजह से इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी और 30 साल तक एक सिविल वार जारी रही, जिसके नतीजे में 2 मिलियन लोग हैं मारे जा चुके थे और 2 मिलियन के करीब ही तकरीबन डिस्प्लेस हो गई। और फिर इस सोल्यूशन का बिल आखिर जो टेबल के ऊपर आके एक कम्प्रीहेंसिव पीस एग्रीमेंट की सूरत में एक डील हुई, जो सूडान की गवर्नमेंट थी और जो ये जनूबी सूडान थे इनके ऑफिशियल्स के दरमियान में, जिसके नतीजे में जो पावर शेयरिंग था, जो वेल्थ शेयरिंग था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी जो चीज़ें थी इनको वाज़ह किया गया कि किस तरीके से इनका आगे चल के दुनिया इन पर अमल होना है। और इसी पीस एग्रीमेंट के नतीजे में जो फिर जाकर 9 जुलाई 2011 को एक जो साउथ सूडान है वो नक्शे पर वजूद में आ जाता है, यानी कि सूडान से अलग एक मुल्क बन जाता है। अब अगर हम आए करंट सिचुएशन की तरफ, तो जो मैंने आपको कहा कि जो ये मुसल्लह अफवाज थी पहले तो लोगों का जुल्म और बर्बरियत करती थी, उनका मास किलिंग करती थी और जो रेप है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। अब ये जो अफवाज है आपस में लड़ पड़ी हैं, 2 जर्नलों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई है वो इस तरीके से होती है कि जो 19 दिसंबर 2018 में मुल्क के तकरीबन हर कोने में एक पुरअमन किस्म का एहतजाज शुरू हो जाता है, जो ब्रूटल एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की रिजीम होती है। उमर अल बशीर की लोग इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आते हैं और एहतजाज शुरू कर देते हैं कि अब हमें जो मुल्क है उसके अंदर जमहूरियत चाहिए, जो ये एक मिलिट्री रूल है हमने इसके ख़िलाफ़, यानी कि अब एक तहरीक का ऐलान कर देते हैं और इसके ख़िलाफ़ वो आखिरी हद तक जाने का ऐलान करते हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से। तो इसमें एक जो है कह लें आप हैरान कुन तौर पर एक ऐसा एक वाक़या होता है कि लोग भी हैरान हो जाते हैं। और वो क्या होता है कि यही जो 2 जर्नैल इस वक्त आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, ये एक दिन अचानक एक मूव करते हैं और इसका जो तख्ता है वो उलट देते हैं और लोगों से, यानी कि प्रोटेस्टर से वादा करते हैं कि हम आपकी उम्मीद और उमंगों के मुताबिक एक निज़ाम, एक हुकूमत का क़याम करेंगे। लेकिन लोग उस वक्त इनके ऊपर बिलीव नहीं करते और बिल आखिर ऐसा ही होता है। लेकिन खैर वो तो अब हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी ये है कि ये जो 2 जर्नैल है ये आपस में जब लड़ते हैं, आखिर 4 साल के दौरान ऐसा क्या होता है, तो इसको समझने के लिए अब हमें जो सूडान है उसके अंदर जो कूच की तारीख़ है, यानी कि जो बार बार हुकूमतों का तख्ता मिलिट्री की तरफ से उलट दिया जाता है, उसको समझना पड़ेगा। जो सूडान की आर्म फोर्सेस है, जो ऑफिशियल फोर्स है सूडान आर्म फोर्सेस जिसको हम साफ कहते हैं, इसका एक जो होल्ड है अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है शुरू से ही। और जब ये मैंने आपको बताया जो इजिप्शियन और ब्रिटिश का जो रूल यहाँ से ख़त्म हुआ, उसके साथ ही जो वहाँ की मिलिट्री है, ये जो आर्म फोर्सेस है जो साफ है, इसने अपना कंट्रोल जो है एक्सर्ट शुरू कर दिया था करना उधर की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर। और शुरू से ही यानी कि 1956 में जो उनकी वहाँ पर समझे कि आज़ादी हुई 1 जनवरी 1956 को, उसके 2 साल बाद ही 1958 में पहला coup वहाँ पे लॉन्च होता है। अब्दुल्ला खलील एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है और ये अपनी ही जो सिविलियन गवर्नमेंट होता है उसका तख्ता उलट देता है। 2 साल बाद ही जो अपना मुल्क क़याम में आता है 1958 को, ये उसका तख्ता ही उलट देता है पहली सिविलियन गवर्नमेंट का। इसके बाद 1 दिहाई के बाद जो कर्नल जाफर नमैरी है, ये दोबारा से उस वक्त की जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है, एक शॉर्ट लिव्ड जो होती है डेमोक्रेसी, उसका तख्ता उलट देता है। उसके बाद 1985 में जो ये नमैरी होता है, इसका भी तख्ता उलट दिया जाता है। और इसका तख्ता कौन उलटता है, तो वो अब्दुल्ला अल दहाब होता है। अब ये जो
मिलिट्री पर्सन होता है ये इसका भी तख्ता उलट देता है। उसके बाद जाके 4 साल बाद जो कर्नल उमर बशीर है उसकी बारी आती है, लेकिन जो इस बार ये जो कर्नल उमर बशीर आता है ये जब कू करता है तो इसके अंदर जो कू करने की जो इसकी स्ट्रेटजी होती है ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आता है। वो क्या, क्योंकि इसको पता होता है कि मेरे से पहले भी जितने मिलिट्रीज ने कू किए उन्होंने आके गवर्नमेंट चलाना शुरू की और उन्हीं के अगेंस्ट मेरी ही मिलिट्री ने दोबारा से यानी कि कू करके एक नई हुकूमत का काम शुरू कर दिया, नई हुकूमत बनाती। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि उसका जो एक रूल है वो दायमी तौर पे चले, वो एक स्ट्रेटजी लेके आता है। और वो क्या, वो कू प्रूफिंग की स्ट्रेटजी लेके आता है। अब ये कू प्रूफिंग क्या होती है कि वो अपने प्रोटेक्टर्स खड़ा करने का फैसला करता है कि जब उसके खिलाफ अगर कोई मिलिट्री उसकी कू करने लगे तो वो उसको प्रोटेक्शन दे। इस सिलसिले में वो क्या करता है, जो ये सबसे पहली साफ होती है यानी कि आर्म फोर्सेस जो ऑफिशियल है जो सूडान की, इनको वो स्ट्रेंथन करना शुरू करता है, इनको वसाइल देता है, इनको अपनी हिमायत की दायरे में लेके आना शुरू करता है। और ये फिर जो उस वक्त जो जितने भी यानी कि इसके खिलाफ तरीके वगैरह उठती है उनको कुचलने के लिए जो नहीं है सबसे आगे ही आगे होती है। लेकिन क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया जो एक सिविल वॉर का आगाज़ शुरू होता है 30 साल तक जारी रहता है जनूबी सूडान में, तो ये जो अपनी फोर्सेस है ये उनको भेजता है कि जाओ उधर लड़ो। और जब ये साफ लड़ने में लगी होती है साउथ सूडान में जाके 2003 के अंदर एक डारफोर का रीजन है, वहाँ पर जो एक रिबेलियंस होते हैं जो मुसल्ह समझे ग्रुप्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद जो सूडान की ऑफिशियल ट्रुप्स होती हैं आर्म फोर्सेस की उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये जो एक डारफोर का रीजन है इधर क्या इशू होता है, यानी कि ये सूडान ही का हिस्सा होता है। तो जो यहाँ पर इशू शुरू होता है, यहाँ पे मेरा कहने का मकसद था कि ये अरब जो मुस्लिम्स है वही रह रहे होते हैं, लेकिन इस खित्ते का मसला ये होता है इस रीजन का जो डारफोर रीजन है कि ये मुस्लिम तो होते हैं, अरब मुस्लिम्स इधर रह रहे होते हैं, लेकिन ये इतना निगलेक्टेड होता है कि यहाँ पे लोगों के पास जो मेडिकल सप्लाईज है या खाने पीने की चीज़ें वो बचती ही नहीं है। वो बीमारियों से मर रहे होते हैं, वो भूख से मर रहे होते हैं। जबकि जो ये सूडानी गवर्नमेंट होती है, जो ये बिशार की रिजीम है, ये अपने यानी कि जो चक्रों में अपने जो इक़्तिदार है उसको तवील देने की स्ट्रेटजीज बनाने में तब तक लगी रहती है। तो वसाइल जब लोगों तक पहुँचते नहीं हैं वो तंग आके बिल आखिर हथियार उठाने का फैसला करते हैं। और जब वो ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जो साउथ सूडान है उसके अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है और जो आर्म फोर्सेस है जो साफ है वो वहाँ लड़ने गई है 2003 में, वो हमलावर हो जाते हैं डारफोर रीजन के अंदर, एक जुनियर समझे जंग का ऐलान कर देते हैं। अब क्योंकि फोर्सेस इधर इन्वॉल्व है तो जो बिशार उमर है ये देखता है कि किस तरीके से जो डारफोर रीजन है वहाँ पे लड़ा जाए, क्योंकि अगर फोर्सेस को वापस बुला लेता है इसका मतलब ये है कि जो साउथ सूडान है उसके ऊपर से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो जो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी अपनाता है, वहीं जो डारफोर रीजन है उधर जो लोकल अरब मलेशियाज होते हैं वो उनके ऊपर रिलाय करता है कि वो इसकी हिमायत करे और मदद करे और इन लोगों से लड़े। और उनमें भी एक जो ग्रुप होता है जंजावीद, उसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा रिलाय करता है। अब ये जो ग्रुप होता है और जो उधर ट्रुप्स ऑफिशियल मौजूद होते हैं साफ के, ये मिल के जो नहीं है उधर जो डारफोर का रीजन है उसके अंदर कत्लेआम शुरू करते हैं, रेप करते हैं और जो नहीं है बहुत जुल्मों बर्बरियत की एक दास्तान को रकम करते हैं। और जो ये होती है जंजावीद ग्रुप भी यही सिर्फ कहते हैं कि 3000 जो देहात है उनको जला देता है, उनको मलिया मेट कर देता है। इतना जुल्म ये जुनिया मिल के करते हैं उस डारफोर के रीजन में। इसके बाद जब ये जो वहाँ पे रिबेलियन है वो कंट्रोल में बिलाखिर आ जाती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, जो ये उमर बशीर है इसकी नज़र में, क्योंकि ये पहले ही अपने प्रोटेक्टर्स बना रहा होता है और पहले इसने प्रोटेक्टर साफ की में बनाया होता है, दूसरा है जो उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उसका यानी कि उसने अपना प्रोटेक्टर बनाया होता है, तीसरा इसकी नज़र में ये जो जंजावीद ग्रुप है ये एक और प्रोटेक्टर के तौर पे उभर कर सामने आता है कि कल को यानी कि इसको मुश्किल पेश आ जाए, जब इसकी आर्म फोर्सेस भी साथ ना रहे तो ये और किसके ऊपर रिलाई कर सकता है। तो ये जो जंजावीद ग्रुप है, मलेशिया ग्रुप है, अरब मलेशिया ग्रुप है, इसके अंदर ये लोगों को ढूंढना शुरू करता है जिसको ये अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाए। उसमें फिर सबसे जो
जो परमानेंट जो शख्स सामने आता है वो मोहम्मद हमदान दोलो होता है या हमेती। हमेती इसका निक नेम होता है और एक अरबिक वर्ड है हिमायती जिसका मतलब होता है माय प्रोटेक्शन। तो जो ये बिशार होता है ये इसको हमेती इसका निक नेम होता है और अरबिक जो वर्ड है उसका कह ले कि प्ले ये करता है एक ट्रिक के तौर पे, यानी कि वर्ड प्ले जो होता है तो उसको ये कहता है कि ये माय प्रोटेक्शन माय हिमायती है, यानी कि उसको माय हिमायती कह के ये पुकारना शुरू कर देता है। तो अब जो मैं आगे चल के ये पूरा इसका नाम नहीं लिया करूँगा, मैंने आपको बता दिया हमैती जो इसका निक नेम है, तो मैं हमैती कह के इसको पुकारा करूँगा जो ये जंजावीद ग्रुप का जो लीडर है जिसकी आपने तस्वीर भी देख लिया। खैर जो 2011 के अंदर बिल आखिर जाके जो साउथ सूडान है उसकी एक थका देने वाली जंग और एक जुल्म बर्बरियत की जंग इसका अख्ताम होता है, जिसके नतीजे में जो साउथ सूडान है वो दुनिया के नक्शे पे आ जाता है और इंटरनेशनल यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं जो यूएस यूनाइटेड नेशन वगैरह इनकी जो मदद है उनसे जो इस मुल्क का क्या वजूद में आता है। तो इसके बाद जो ये बिशार उमर है इसकी जो इकॉनमी है वो समझे कि एकदम से गिर जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि यही जो साउथ सूडान है इधर ऑयल रिजर्व होते हैं, जो सूडान की इकॉनमी चल रही होती है ऑयल के ऊपर चल रही होती है और जो ऑयल के ज़्यादातर जो रिजर्व होते हैं वो इसी इलाके में होते हैं। तो इसके बाद जो ये उमर बशीर है ये और भी अपने आप को वीक महसूस करता है, तो जो ये हमेती होता है ये फैसला करता है कि ये इसको जुनिया अपने पास बुलाएगा, अपनी गवर्नमेंट में इसको शामिल करेगा, कैपिटल में लाएगा और इसको वो ऐसा ही करता है, अपनी गवर्नमेंट में जुनिया इसको हिस्सा देता है। और 2013 में जो इसके ये जो जंजावीद ग्रुप है इसको एक ऑफिशियल स्टेटस दे देता है और वो क्या देता है कि इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में कन्वर्ट कर देता है 2013 में। लेकिन अभी जब 2013 में ये आरएसएफ का स्टेटस पाता है जो जंजावीद का ग्रुप है हमायती की यानी कि जो लीग है मलेशिया ग्रुप है, तो इस वक्त जो इनिशियली मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जो सूडान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है एनआईएस उसके कंट्रोल में उसके यानी कि सुपरविजन में इसको रखा जाता है। हालांकि ये होते प्रोटेक्टर्स या, लेकिन जो 2017 है फिर उसमें आके जो एक लॉ पास करता है ये उमर बशीर और जो आरएसएफ है डायरेक्ट इसको अपने कंट्रोल में ले आता है, अपनी एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी के कंट्रोल से निकाल के, जिसके बाद ये पूरा एक मैसेज डिलीवर होता है कि ये जो अब आरएसएफ की फोर्सेस है ये इसकी जो नहीं है प्रोटेक्टर के तौर पे सामने आई हैं। यानी कि पहले ही अब मैंने आपको दो प्रोटेक्टर बताए, एक इंटेलिजेंस एजेंसी एक सूडान की आर्म फोर्सेस साफ, अब तीसरा एक जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है ये वाला एक जो ग्रुप है या फोर्सेस है आप समझे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल क्योंकि स्टेटस दे देता है तो हम भी सिक्योरिटी फोर्सेस ही कहेंगे कि ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है ये भी फिर इसके प्रोटेक्टर के तौर पे 2017 में सामने आती है। लेकिन अब क्योंकि इकॉनमी मैंने आपको कहा टॉपल कर रही होती है तो लोगों को खुश रखने के लिए कुछ नवाजिशात तो करनी पड़ती है। तो ये क्या करता है जो इस जो आरएसएफ का ग्रुप है इसको कहता है जो डारफोर का रीजन है मैंने आपको बताया वहाँ पे ये बगावत कुचलने में इसकी मदद करते हैं, तो उसी रीजन में गोल्ड माइंस होती है, ये इनको फाइनेंशियल ऑटोनमी दे देता है आरएसएफ के ग्रुप को हमेती को कि तुम वहाँ गोल्ड माइन से सोना निकालो और जो आर्म्स की स्मगलिंग वगैरह है वो भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है साथ में लीबिया वगैरह वहाँ पे वो भी यानी कि कर सकते हैं। इनको एक हद तक ऑटोनमी दे देता है कि जो गोल्ड का जो एमुनिशन वगैरह जो होती है स्मगलिंग वगैरह उनकी वो चीज़ें कर सकता है और दूसरे भी साथ में मिनरल्स वगैरह जो होते हैं। और दूसरी तरफ जो ये साफ़ होती है आर्म फोर्सेस इनको खुश करने के लिए वो ये करता है जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर होता है उसके ऊपर उसकी इजारादारी हो जाती है। दूसरा जो एमिनिशन प्रोडक्शन होती है आर्म्स प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर जो नहीं है कंट्रोल वो इस साफ को दे देता है। इस तरह ये दोनों फल फूल रही होती हैं जो इनकी फोर्सेस होती है जो प्रोटेक्टर्स होते हैं बशीर के, लेकिन जो अवाम है वो भूख और नंग से मर रही होती है। और बिल आखिर एक वक्त आता है कि जिस वक्त जो ये उमर बशीर है कि एक बजट पास करता है जिसमें 60 to 70% एलोकेशन वो टोटल सिक्योरिटी सेक्टर को कर देता है कि अपनी फोर्सेस को दे देता है। मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को 60 to 70% जैसे ही वो बजट एलोकेट करता है मुल्क के जो कोने कोने हैं उधर एक एहतजाज शुरू हो जाता है। और जब ये एक एहतजाज शुरू होता है तो ये होता तो मुल्क के दूसरे हिस्सों में है लेकिन ये बिल आखिर आ जाता है सीधा खर्तूम के अंदर। और जब ये खर्तूम के अंदर इनिशली आता है जो ये साफ और आरएसएफ ये दोनों मिलके हमलावर होते हैं लोगों के ऊपर वहाँ के, और जब ये लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं उनका कत्लेआम करते हैं। लेकिन महीने गुजरने के बाद भी
जो लोग हैं वो सड़कों से जाने का जो नहीं है नाम नहीं लेते। और फिर क्या होता है कि एक मैंने आपको कहा था कि अनएक्सपेक्टेड मूव होता है कि 11 अप्रैल 2019 को जो ये होती है साफ होती है, ये इसके जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स होते हैं ये मिलते हैं आरएसएफ के लोगों के साथ, उनके यानी कि कमांडर्स के साथ, और जो बशीर है इसका तख्ता उलट देते हैं, क्योंकि ये चीज़ को भांप लेते हैं कि जो बशीर है अब इनके लिए इसको सपोर्ट करना समझे अपने ऊपर ही बोझ डालना है। तो लोग तो उस वक्त जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन साथ इनको शक की नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि यही वो दोनों फोर्सेस होती है जो डारफोर के रीजन में मिलकर जो आम आवाम है उसके ऊपर जुल्म बर्बरियत कर रही होती है। और फिर क्या होता है कि जब कुछ वक्त गुजरता है, पहले तो ये शुरू में लोगों से वादा करते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का निज़ाम देंगे, लेकिन फिर ये हटने का नाम नहीं लेते। लोग फिर से एहतजाज कंटिन्यू करते हैं। अब जब एहतजाज कंटिन्यू करते हैं, जो ये आरएसएफ होती है, जो हमैती होता है, ये इनके ऊपर क्रैकडाउन का फैसला करता है। और 3 जून 2019 को एक सिट इन प्रोटेस्ट हो रहा होता है, यानी कि एक पुरअमन एहतजाज हो रहा होता है जो लोगों का, और 100 के करीब जो उस वक्त लोग होता है उनका मैसेकर कर देती है ये आरएसएफ की फोर्सेस। इसके साथ ही ये आरएसएफ और साफ मिल के जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके अंदर ये कत्लेआम को जारी रखते हैं। अब जब ये एक सिट इन प्रोटेस्ट का यानी कि मैसेकर होता है, दूसरा जो बाकी मुल्क के हिस्सों में जो ये आरएसएफ और साफ मिल के कत्लेआम कर रहे होते हैं, इस पॉइंट के बाद ट्रिगर होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मजबूर हो जाती है कि वो आकर जो नियम मदाखलत करे और फोर्स करे जो ये सूडान की मिलिट्री है इन फोर्सेस को कि ये जो नहीं लोगों के साथ बैठ के बातचीत करे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कलीदी किरदार अदा करते हैं वो यूएस होता है, उसके बाद जो ये अरब एलाइज होते हैं ये करते हैं, और दूसरा जो अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि मैंने आपको बताया अफ्रीका के ख़ित्ते में ये आता है तो वो भी करता है, और जो इसकी नेबरिंग कंट्री इथोपिया है वो भी इसके लिए जो नहीं है इनको फोर्स करती है जो कि बैठ के बातचीत के मामलात को हल किया जाए। तो इसके लिए एक जो ट्रांजिशनल कौंसल है उसका क्या अमल में लाया जाता है, और इसमें क्या जो फाइनलाइजेशन होती है कि 21 महीने के लिए जो रूल है वो मिलिट्री करेगी और जो बाकी 18 माह है वो सिविलियन गवर्नमेंट का होगा। तो इसके शुरू में जो नहीं है ये जो दोनों है जो ये आरएसएफ और साफ है ये एग्री करते हैं, और एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी इंस्टॉल किया जाता है अब्दुल्ला हमदॉक को, और ये जो नहीं अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि जो लोग होते हैं जो ये सिविलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शुरू में ही कहते हैं कि जो ट्रांजिशनल कौंसल है इसके जो चेयरमैन वगैरह है ये फोर्सेस के लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जो चेयरमैन है वो बन जाता है अब्दुल फतह बुरहान। ये जो साफ होता है इसके जनरल और कमांडर के तौर पे ये सामने आता है जब बशीर की गवर्नमेंट को जो नहीं है गिरा दिया जाता है, जो साफ और ये आरएसएफ मिल के जब गिरा देती हैं तो ये एक कमांडर के तौर पे चार्ज लेता है, और जो फॉर्मर रीजनल कमांडर होता है डारफोर रीजन के अंदर, इसने यानी कि बगावत को कुचलने के लिए अपना जो हिस्सा डाला होता है, तो उसकी कामयाबी के बाद ये जब उमर बशीर का भी तख्ता उलट देते हैं तो ये जो जनरल बुरहान है या कि इधर का जो कमांडर बन चुका होता है साफ का, अब ये आता है इसी ट्रांजिशनल कौंसल का यानी कि चेयरमैन बन जाता है, और जो हमैती होता है ये वाइस चेयरमैन। और इसका हालांकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया होता है, लेकिन क्योंकि इनके पास बंदूक है तो इनके पास ताकत है तो ये उस कौंसल की जो की पोजीशंस हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो ये अब्दुल्ला हमदॉक है जो इसको प्राइम मिनिस्टर न्यू इस एग्रीमेंट के नतीजे में ये अपॉइंट करने देते हैं और रूल करने देते हैं, जो अक्टूबर 2021 के अंदर ही आप समझे कि ये इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं, और बिल आखिर इसको जो नहीं है जनवरी 2022 के अंदर जाके फिर जो नहीं है रिज़ाइन देना पड़ जाता है मजबूर हो, जिसके बाद जो जनरल बुरहान है ये जो सूडान है उसका डिफेक्टो लीडर बन जाता है, और जो हमैती है ये नंबर 2 बन जाता है। लेकिन नंबर 2 बनना हमैती के लिए काबिल कबूल नहीं होता। वो किस वजह से? क्योंकि एक तरफ तो जो ये अभी नया नया लीडर बन के यानी कि कमांडर साहब का सामने आता है जब बिशार का तख्ता उल्टा होता है इन्होंने, लेकिन जो दूसरी तरफ हमैती है ये मैंने आपको बताया जंजावीद जब ये मलेशिया ग्रुप है ये तो तब से ही सामने आ चुका था। 2003
2013 से जो नहीं है इनको मिल चुका था ऑफिशियल स्टेटस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्स का। लेकिन उससे भी पहले इसने जो बगावत है उनको कुचलने के लिए एक लीडर के तौर पे सामने आया था जंजावीद ग्रुप का डारफोर रीजन में। तो ये जब इसको गोल्ड माइंस का भी जो है वो बशीर है वो डारफोर रीजन में एक्सट्रैक्ट करने का इसको इजाज़त दे देता है कि वहाँ से सोने की जो नहीं है ये तजारत वगैरह करें निकाल के जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ। तो ये अपने पर्सनल जो रिलेशन है रीजन में ये इस्टेब्लिश कर चुका होता है, चाहे सऊदीया हो चाहे यूएई वगैरह, यानी कि जो इर्द गिर्द के ममालिक होते हैं जो इथोपिया वगैरह, ये हर जगह ये अपने जो वहाँ के जो लीडरशिप है उनके साथ पर्सनल रिलेशन बना चुका होता है। तो ये अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पर देखता है। तो ये अपने आप को सेकेंड इन पर्सन कैसे दुनिया कबूल कर सकता होता है। अब ये जो दूसरी तरफ है जनरल बुरहान है, ये भी क्योंकि आर्म फोर्सेस जो साफ है उसका जनरल और कमांडर होता है, तो इसके भी जो मुल्क है वो भी उन मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात और ममालिक के साथ बना लेता है, यूएस के साथ बना लेता है। तो वो अपने आप को स्टेट्समैन के तौर पे यानी कि देखता है। तो शुरू में तो ये दोनों आपस में ठीक रहते हैं, लेकिन फिर क्योंकि जो नहीं है ये एक तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया, ये जो ट्रांजिशनल कौंसिल बनी जो अब्दुल्ला हमदाक है ये उतर जाता है, तो ये फिर जो नहीं है इनके लिए आपस में एक दूसरे के साथ भी एडजस्ट करना मुश्किल होता है। जब बीच क्लश चल रही होती है कि इतने में जो लोग हैं वो फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट फिर जा चुकी होती है, ये मिलिट्री रूलर आके बैठ चुके होते हैं और साल जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहते हैं। उसके बाद जाके फिर से दोबारा जो ये यूएई है, जो सऊदीया है, जो ये यूएस है और जो यूके है और यूनाइटेड नेशन इनको मुदाखलत करनी पड़ती है कि जो ये दोबारा से एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाए सिविलियन गवर्नमेंट के साथ कि 2023 तक अप्रैल तक जो नहीं है एक सिविलियन गवर्नमेंट का क्याम अमल में लाया जाए कि सिविलियन गवर्नमेंट को चलने दिया जाए। तो ये उसमें भी एग्री कर जाते हैं, लेकिन अब एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये एग्री नहीं कर पाते और वही बाद में इनमें लड़ाई की वजह बनेगा। वो पॉइंट क्या होता है कि जो ये हमैती की जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं इनका जो ग्रुप है, यानी कि इसको लिखा जाता है, ये एग्री किया जाता है जो ये साफ की फोर्सेस हैं, जो जनरल बुरहान की फोर्सेस हैं, उनमें जो नहीं है इसने जम हो जाना है। लेकिन अब जो हमैती है वो कहता है कि ये अरसा 10 साल का होना चाहिए, जो बुरहान है ये कहता है 2 साल के अंदर अंदर इसने जम होना चाहिए इन फोर्सेस को, मेरे जो नहीं है जो आर्म फोर्सेस है सूडान की ऑफिशियल उनके अंदर जम हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से इख्तलाफ इनका पैदा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमैती अगर अपनी फोर्सेस को उसके अंदर जम कर दे आर्म फोर्सेस के अंदर, तो मतलब ये कि वो उसको लीडर के तौर पे कबूल करता है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वो एग्री करने से इनकार कर देता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि एक तरफ हमैती अपने लोगों को ज़मीन के ऊपर ले आता है, दूसरी तरफ मैंने आपको कहा ये आर्म फोर्सेस हैं, तो इनके पास हवाई फोर्स भी होती है, यानी कि हवाई जहाज़ वगैरह एयर फोर्स भी है। जो सूडान की आर्मी है इनके पास जो जनरल बुरहान है तो ये एयर फोर्स के ज़रिए बमबारी कर रहा है। तो क्या है, लेकिन चाहे ज़मीन है चाहे फ़िज़ा है चाहे हर जगह से जो लोग हैं सूडान के उनके ऊपर मुसलसल जो नहीं है एक जुल्म बर्बरियत की जा रही है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। कितने ही अभी तक जो हज़ारों लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने ही हज़ारों लोग हैं वो अभी तक कत्ल हो चुके हैं इन दोनों की लड़ाई में। और जो क्योंकि इनके पास मैं आपको बता दूँ एयर फोर्स है तो इसलिए इनके पास फ़िज़ाई क़ुव्वत है और ये फ़िज़ा से हमले कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमैती हैं इसके पास गोल्ड माइंस है, तो ये उधर जो है लोगों को और से और यानी कि पैसे के ज़रिए जो मर्सनरीज होते हैं उनको ज़मीनी यानी कि उसको बर्तरी हासिल है ज़मीनी फ़ौज की, तो वो पैसे के ज़रिए जो ज़मीनी क़ुव्वत है उसके साथ लड़ रहा है। लेकिन दोनों की लड़ाई में जो लोग हैं उनका कत्लेआम होने में लगा हुआ है। अब अगर बात की जाए जो ये रीजनल फोर्सेस है वो क्या रोल प्ले कर रही है, तो पहले जो आप कहे कि मगरबी ज़राए अबलाग है जो मीडिया है उन्होंने तो ये आर्टिकल्स लिखे कि जो रशियन मर्सनरीज है उनको जो इस के जो हमैती है इसके ज़रिए क्योंकि सोना मिल रहा है तो वो जो इसकी तरफ से जुनिया सूडान के अंदर लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अब आपको पता है कि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जारी है तो इसलिए जो मीडिया है उनका कुछ भी लिख सकता है। इवन कि जो अभी रशिया के अंदर एक हमला हो गया कंसर्ट हॉल में जिसके अंदर 150 के करीब लोग मारे गए, ये इसके अंदर वो ये पोर्ट्रे करने के कारण कि रशिया ने ये खुद ही हमला किया होना ताकि दुनिया कोई वो बड़ी जंग दोबारा मुसल्लत कर सके यूक्रेन के ऊपर इल्ज़ाम दे के। तो कहने का मकसद
वो तो हर चीज़ रशिया के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को जो नहीं है इतना 100% उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। हाँ, एक रशिया का पॉइंट ये है कि रशिया जो सूडान है, जो उसकी कोस्ट लाइन है, उधर नेवल बेस बनाना चाहता है ताकि इंडियन ओशन उस तक उसको रसाई मिल सके। तो रशिया का सूडान के अंदर इंटरेस्ट है क्योंकि वो रेड सी के ज़रिए इंडियन ओशन में आना चाहता है। रेड सी में वो अपनी नेवल बेस बनाना चाहता है। अब अगर बात करें हम वेस्ट की, तो जो यूएस है उसने पहले भी मैंने आपको बताया यूएन और जो ये दीगर अरब अलाइज़ हैं उनके साथ मिल के जो नहीं है इस मुल्क के अंदर अमल लाने की कोशिश की थी। और जो ये साउथ सूडान बना था वो भी उसने इसी तरह किया था। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इस यानी कि मुल्क के अंदर। तो उसने अगर कोई पार्ट प्ले किया आगे आगे भी, तो वो अफ्रीकन यूनियन और ये अरब अलाइज़ के साथ मिल के करेगा। और जो अगर बात की जाए अरब अलाइज़ की, जो ये हमेती है, मैंने आपको कहा कि इसने जो मुल्क है उनके साथ अपना जो नहीं है एक रिलेशन डेवलप कर लिया था। अरब मुल्क जो ये यमन के अंदर एक सिविल वॉर लड़ी है सऊदीया ने, जो यूएई वगैरह इत्तेहाद ने मिल के, तो उसके अंदर जो ये हमेती है इसने अपने बहुत सारी यानी कि फोर्सेस को वहाँ पे ट्रुप्स को भेजा था जो सऊदीया है उसकी तरफ से लड़ने के लिए। तो जो सऊदीया के हमेती है और आरएसएफ है उसके साथ लिंक्स है। और जो ये समझ ले कि जो रशिया के साथ है एग्रीमेंट की सूरत में कि जो वो इधर आके अगर कोई नेवल बेस वगैरह वो बनाता है, तो रशिया के अंदर भी जो जो बंदे ने विजिट किया था वो भी ये हमेती ही था। तो उधर भी इसका लिंक है, इधर सऊदीया के साथ भी। लेकिन क्योंकि सऊदीया इस वक्त नॉर्मलाइजेशन की फेज़ में है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात के, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सूडान के इशू में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो तीसरी अब जो चीज़ रह जाती है कि अगर इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए कि जो इथोपिया, चाड, लीबिया वगैरह जो ये अफ्रीकन यूनियन है, तो ये उसी के साथ इल्हाक करेंगे, उसी के साथ यानी कि अपने मामलात ठीक करेंगे कि जो बंदा भी इनके जो फतह याब हो के अबूरेगा, तो ये जो एक नेबरिंग कंट्रीज़ है ये तो उसी के सामने आके हिमायत करेंगे जो भी जो इन दोनों की लड़ाई में आके फतह याब उभरेगा। अब आखिर में एक रह जाता है कि जो चाइना है, और अगर चाइना है, आपको पता है कि जो इधर काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज है अफ्रीका के अंदर, जो ये ऑयल हो गया और दीगर जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें आ जाता है जो रॉ मटेरियल है वो भी अफ्रीका से बहुत एक्सट्रैक्ट करती है ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो ममालिक है। तो जो चाइना है ये हो गया या रशिया हो गया, ये मुल्कों के अंदर जो मुदाखलत करते हैं ये किस सूरत में करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में करते हैं। जबकि जो ये वेस्ट है, जो मगरिब है, ये किस सूरत में करते हैं, ये डेमोक्रेसी की यानी कि उसको करते हैं कि फ्रीडम की सूरत में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की सूरत में। तो वो उस सूरत में करेंगे। जो ये चाइना हो गया या रशिया अगर इन्होंने की भी, तो ये सरमाए के सूरत में ला के जो ममालिक है उनको कंट्रोल करने की करते हैं। जैसे अफगानिस्तान के साथ चाइना अपने मामला ठीक कर रहा है तो वो सरमाया लगा रहा है। पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस है किस तरह सीपैक के ज़रिए बढ़ा है, और जो वो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है वेपनरी भी उसकी सूरत में भी। तो जो ये ममालिक हैं इनके अपने अपने इंटरेस्ट है, इस तरीके से अपने अपना ये रोल प्ले करेंगे। लेकिन इस वक्त सूडान का ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म होता वो नज़र नहीं आ रहा। और जो लोग हैं, अगर ये कन्फ्लिक्ट ना ख़त्म हुआ तो यूएन खुद कह रहा है कि जो ये रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री है इसके अंदर सबसे बड़ा एक क्राइसिस कोई है तो उनमें से एक सूडान का क्राइसिस भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग भूख से भी मर जाएंगे अगर ये ना रोका गया इस कन्फ्लिक्ट को। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट का एंड क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।